नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। पिछले सेशन में शुक्रवार को जो आपका सेशन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने जो अभ्यास प्रश्न था उसका जवाब भी दिया था। टेलीग्राम पे लगातार आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नियमित इन्वॉल्वमेंट अपना बनाए रखें, क्योंकि प्रत्येक सेशन में भले ही 10 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी होती है, लेकिन इस सेशन में आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी दिया जाता है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप उसको शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उससे संबंधित जितनी जानकारी आपको पता है, जितनी मैक्सिमम जानकारी आपको पता है, उतना शेयर करें। नहीं पता है तो थोड़ा उसके लिए इंटरनेट का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि याद रखिए, जो चीज़ें आप स्वयं से यदि 10 मिनट 15 मिनट आप उस पर प्रयास करते हो और उसको खोज कर फिर उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हो, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ बनी रहती है, उसको आप कभी भूलते नहीं हो। तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अभ्यास प्रश्न और होमवर्क भी दिया जाता है। होमवर्क जो दिया जाता है वो ज़्यादातर आपके पिछले सेशन से जुड़े हुए तथ्य होते हैं, जिनके बारे में आपको जवाब देना होता है, और उसका उद्देश्य यह होता है कि आप इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर सकें। आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है, और सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं कि किस प्रश्न में सबसे ज़्यादा जानकारी अ, समाहित है, तो प्रश्न संख्या 1 है। सबसे ज़्यादा जानकारी जो है आपको इसी प्रश्न से आज देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 1 में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी आज से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा तुलसी घाट का संबंध किस राज्य से है। तुलसी घाट के बारे में बोला जा रहा है कि तुलसी घाट जो है इसका संबंध किस राज्य से है, क्योंकि यह अभी चर्चा में था। 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इनमें से आपको सही टिक करना है कि इनमें से किस से इसका संबंध है, तुलसी घाट का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। चले, सभी के पास 10 सेकंड का समय है, ईमानदारी से सभी को जवाब देना है, तो सभी जवाब दीजिएगा कि इसका संबंध किस राज्य से है। ठीक है, स्थान तो बाद में बताना है, शहर तो आप बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं कि इसका संबंध किस राज्य से है। देखो, तुलसी घाट की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे संबंध तुलसी जी से है, और जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सभी जानते हैं। इसका जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। वाराणसी जो शहर है वहां पे ये तुलसी घाट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि तुलसी घाट जो है इसका संबंध कहाँ से है, वाराणसी से है। वाराणसी की यदि हम बात करें तो आप सबको पता होगा, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, यह भी आप जानते होंगे। और बनारस लगातार चर्चा में रहता है, चाहे वो काशी को क्योटो बनाने की बात हो, चाहे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात हो, चाहे वो अलकनंदा क्रूज सेवा की बात हो। तो आपको पता होगा पिछले दिनों यहाँ पे एक क्रूज सेवा शुरू की गई थी जिसका नाम था अलकनंदा क्रूज सेवा। दूसरा फैक्ट आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बोला, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो जापान की सहायता से यहाँ पे बनाया गया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से भारत के किस शहर में बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं, बात हो रही है जापान की, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अलकनंदा क्रूज सेवा और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की विशेष रूप से मैंने बताया कि ये जापान की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, इसमें जापान ने मदद की है। जब जापान की बात हम करते हैं तो आपको पता होगा कि जापान के द्वारा, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। इसका नाम है आई स्पेस इंक। क्या नाम है? आई स्पेस इंक। एक आप कह सकते हो प्राइवेट निजी अंतरिक्ष कंपनी है आई स्पेस इंक। और आई स्पेस इंक के माध्यम से एक देश है जिसका नाम है यूएई, और यह अपना चांद मिशन कर रहा है। तो यूएई का जो चांद मिशन था, और इस चांद मिशन में एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम था राशिद। राशिद नामक रोवर यूएई ने अपने चांद मिशन में भेजा था, और ये अरब का, साथ ही साथ यूएई का पहला चांद मिशन था। अरब देशों का भी अरब का ये पहला चांद मिशन था, और इसमें राशिद नामक रोवर भेजा गया था। और ये जो राशिद नामक रोवर था, क्योंकि ये रोवर है, इसको चंद्रमा की सतह पर हमें उतारना है, जैसे कि हमारा मून मिशन फेल हुआ था क्योंकि हम उतारने में सफल नहीं हुए थे। तो इसको जब चंद्रमा की सतह पर उतारना है तो यहाँ पे जो लूनर लैंडर प्रयोग किया जाएगा, इसका नाम है हकूतो। क्या नाम है? हकूतो। हकूतो नामक ये लैंडर है जिसकी सहायता से जो है राशिद नामक रोवर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा।
और हकुतो नामक ये जो लैंडर है ये आई स्पेस इंक कंपनी का है और इस मिशन को जापान से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों आपको मैंने बताया था, काफी दिन पहले, मिशन होप प्रोब के बारे में आपको पता होगा। होप प्रोब क्या था? होप प्रोब जो मिशन था ये भी यूएई का मिशन था, लेकिन ये मंगल मिशन था। यह आपको पता होना चाहिए। होप प्रोब क्या था? ये मंगल मिशन था। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि भाई तुलसी घाट चर्चा में क्यों है, तुलसी घाट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि भाई तुलसी घाट का संबंध किस राज्य से है या चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दें ये जो तुलसी घाट है इसके बारे में यदि हम बात करें तो तुलसी घाट को विकसित करना चाहता है, इसका विकास करना चाहता है एक देश, इसका विकास करना चाहता है अफ्रीका का, उसका नाम है युगांडा। क्या नाम है देश का? युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आज जाके मैप में देख लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया आपने पढ़ा होगा। लेक विक्टोरिया वही लेक है जहां से व्हाइट नील का उद्गम होता है। व्हाइट नील नदी, आप जानते हैं नील नदी, क्योंकि नील नदी इसलिए भी याद रखना है क्योंकि युगांडा में नील नदी बहती है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है व्हाइट नील, एक है ब्लू नील। व्हाइट नील का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है और व्हाइट नील और ब्लू नील का जब संगम की बात करते हैं तो ये संगम होता है खार्तूम नामक शहर में। और खार्तूम नामक शहर कहाँ पे है? ये सूडान का शहर है। सूडान एक देश है अफ्रीका का, उसका एक शहर है खार्तूम। और पिछले दिनों यदि आपको याद हो, तो हमने सूडान के एक शहर के बारे में आपको बताया था। और इस शहर की यदि हम बात करें, इसका नाम था अब मेई। और किस संदर्भ में हमने इसको बताया था? हमने बताया था कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे बड़ी जो महिला बटालियन है, सिर्फ महिलाओं की बटालियन है, वो भारत सरकार ने इसी शहर के, इसी देश के अब जो मैंने बोला था अब एई नामक शहर में जो है ये लगाया है। तो अब एई नामक शहर भी आपको याद आना चाहिए। यदि आप कॉपियां पलटेंगे, पिछला पेज पलटेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो प्रयास क्या करना है कि इसी तरह से चीजों को लिंक करके पढ़ना है, एक से दूसरे को कनेक्ट करके ही पढ़ना है, तब चीजें हमारी ज्यादा समझ में आएंगी और वो लाइफ लॉन्ग बनी रहेंगी। ठीक है, अभी हम जोड़ना चाहें तो हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे नील नदी की जब हम बात कर रहे हैं तो नील नदी से अभी बहुत सारे देशों को हम जोड़ सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि आप थोड़ा सा जागरूक हैं तो कम से कम इतना तो जाके देखोगे ना कि विक्टोरिया झील से कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं, उनकी राजधानी क्या है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जब बात करते हो आपको पता होगा कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, चाहे वो कर्क रेखा की बात करो, चाहे वो मकर रेखा की बात करो, चाहे आप विषुवत रेखा की बात करो। तो इन तीनों रेखाओं की जब आप बात करते हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जो इन रेखाओं पे पड़ते हैं, किसकी राजधानी है जो विषुवतीय राजधानी बोली जाती है, कौन सा शहर है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको अपने स्तर से भी करनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, यदि आप उसको बहुउद्देशीय संदर्भों में देखो तो उससे भूगोल विषय भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यूपी की हम बात कर रहे हैं, यूपी का एक स्थान है जिसको बोलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज क्यों याद रखना है? महाराजगंज इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला एशियाई जो गिद्ध होते हैं उनका संरक्षण केंद्र बनाया गया है। एशियाई किंग बल्चर बोलते हैं, एशियन किंग बल्चर्स बोलते हैं। इनका जो पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया है वो महाराजगंज में बनाया गया है। और एशियन किंग बल्चर्स को हम रेड हेडेड बल्चर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका जो सर होता है वो लाल कलर का होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। बनारस की बात करते हैं तो बनारस के पान की भी बात कर लीजिए, उसको भी जीआई टैग मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता है कि यहाँ पे एक स्थान पड़ता है रामनगर, नहीं पता होगा नोट कर लीजिएगा। एक स्थान यहाँ पे पड़ता है रामनगर, और ये जो रामनगर है यहाँ का एक आप कह सकते हो भाटा है जिसको जीआई टैग मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जीआई टैग हैं यदि हम बात करें। और जीआई टैग की जब हम बात कर रहे हैं आपके लिए एक होमवर्क भी दे देता हूं। पहला होमवर्क मैं आपसे पूछ रहा हूं, आदम चीनी चावल, क्या बोल रहा हूं? आदम चीनी चावल एक प्रकार का राइस है, ये किस राज्य के संबंधित है, किस राज्य का है?
क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, ये आपको बताना है। भौगोलिक संकेतक इसको प्राप्त है, बताना है आदम चीनी चावल जो है ये किस राज्य के किस शहर से है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, और यूपी से संबंधित यदि कोई और जीआई टैग आपको पता है जिसको जीआई टैग मिला है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। एक प्रश्न से यदि हम देखें, पहले प्रश्न से, तो हमने कम से कम 15 से 20 फैक्ट वहां पे देखे हैं जो हमारी परीक्षाओं में, चाहे वो समसामयिकी में पूछा जाए या भूगोल विषय में पूछा जाए, और इसी तरह से यदि आप पढ़ाई करते हो तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस राज्य में बनाया गया? 3D मुद्रित डाकघर का मतलब है कि 3D टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, 3D तकनीकी का प्रयोग करके इस डाकघर को बनाया गया है। इससे लागत भी कम आती है, और इसको आप पढ़ोगे साइंस टेक में। ठीक है, इससे लागत कम आती है। और ये जो डाकघर बनाया गया है, बोला जा रहा है कि ये किस राज्य में बनाया गया, क्योंकि ये भारत का पहला है, इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस राज्य में बनाया गया है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने है, 4 राज्य आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। इनमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब। देखो, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में ये बनाया गया है, ये आपको बता। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, भारत के किस केंद्रीय पुलिस बल द्वारा 9 अप्रैल की तिथि को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस सेंट्रल पुलिस फोर्स द्वारा 9 अप्रैल को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है। 4 केंद्रीय पुलिस बलों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। इन्हीं में से आपको बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा हिंट यदि मैं दे दूं, तो सुजॉय लॉल थॉमसन, सुजॉय थॉमसन, ये इसके प्रमुख हैं, ये डीजी हैं इसके। और सुजॉय थॉमसन की यदि हम बात करते हैं, ये किसके डीजी हैं, तो ये सीआरपीएफ के डीजी हैं। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की जब हम बात करते हैं, इसका जो आदर्श वाक्य है उसको बोलते हैं सेवा और निष्ठा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि 9 अप्रैल को हम वीरता दिवस क्यों मनाते हैं। आपको पता होगा, एक हमारी पोस्ट थी जिसको बोलते थे सरदार पोस्ट, और सरदार पोस्ट आपको देखने को मिलती थी सर क्रीक में। कहां में देखने को मिलती थी? सर क्रीक में। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान सर क्रीक नामक जो एक पोस्ट थी, इसको पाकिस्तानी सेना ने कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन सीआरपीएफ के हमारे जवानों ने बड़े ही मुस्तैदी से मुकाबला करते हुए इस पोस्ट को बचाया था, और इसीलिए इस दिवस को हम वीरता दिवस के रूप में मनाते हैं, या सीआरपीएफ वीरता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें, एक और पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, जो बॉर्डर एरिया है, जिसको बोलते हैं नाडा बेट। नाडा बेट ये कहां से संबंधित है? ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है। सर क्रीक भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है। सर क्रीक जो बॉर्डर है, यदि हम बात करें, दूसरी तरफ कौन सा शहर है? दूसरी तरफ आपको कराची शहर पाकिस्तान का देखने को मिलता है। हाल ही में हिल नामक नौका का विकास सैन्य उपयोग हेतु किस देश द्वारा किया गया, बताएं। हील नामक नौका का विकास सैन्य उपयोग हेतु किस देश द्वारा किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइए। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। आपको पता होगा, पिछले दिनों एक मिसाइल मैंने बोला था, होजोंग मिसाइल, होसोंग मिसाइल। और ये जो होजोंग मिसाइल था, इसका निर्माण किया था, आपको बताया गया था कि उत्तर कोरिया ने इसका निर्माण किया है। और आपको आज बता दूं कि हील नामक जो ये नौका है, इसका भी निर्माण उत्तर कोरिया ने किया है। और ये जो नौका है, इसके माध्यम से परमाणु हथियार जो हैं वो दागे जा सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस नौका के माध्यम से परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं, और इससे पनडुब्बियों को भी मार गिराया जा सकता है, इसलिए इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा।
चलिए फास्ट बताइएगा, ये दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? फास्ट जवाब सभी को देना है। चलिए बताइएगा। देखो, बोला जा रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इस दिवस की यदि हम बात करें तो ये दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल वर्ष 1961 की जब आप बात करते हो, तो 12 अप्रैल वर्ष 1961 के दिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यूबी गागरिन। याद रखिएगा, यूरी गागरिन इनका नाम था। और यूरी गागरिन नामक ये व्यक्ति थे जो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, जिन्होंने अंतरिक्ष में चक्कर लगाया था। पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन जो है तत्कालीन सोवियत संघ के जो है निवासी थे, सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। और किस मिशन में ये भेजे गए थे? इसका नाम था बोस्तोक 1। बोस्तोक 1 मिशन के अंतर्गत यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेजे गए थे वर्ष 1961 में, 12 अप्रैल की तिथि को। और इसीलिए इसी तिथि को हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के मात्र 3 वर्षों के बाद वर्ष 1963 में देखने को मिलता था, एक महिला थी जिनका नाम था वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था, जिन्होंने अंतरिक्ष उड़ान की थी। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरुष के बारे में पूछा जाए तो यूरी गागरिन का नाम याद आना चाहिए और वैलेंटीना तेरेस्कोवा का नाम याद आना चाहिए जब महिलाओं की बात आती है। ठीक है, दोनों में 2 वर्षों का अंतर है। इन्होंने वर्ष 1961 में ये उपलब्धि हासिल की थी और वहीं वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने वर्ष 1963 में ये उपलब्धि हासिल की थी। याद रखिएगा, दोनों के मिशन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे वोस्तोक 1 मिशन था इसका, जिसके माध्यम से प्रथम पुरुष यात्री जो है उन्होंने अंतरिक्ष का चक्कर लगाया था, अंतरिक्ष में गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब वैलेंटीना तेरेस्कोवा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिशन था उसका नाम था वोस्तोक 6। ठीक है, वोस्तोक 6 मिशन के माध्यम से इनको भेजा गया था। तो दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। आपको बता दें, इस राज्य में ये अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इसको जो है संस्तुति दी है। अब ये एनटीसीए के पास गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब वो देता है अनुमति, इसको सहमति देता है कि नहीं वो बात का विषय है। लेकिन अभी जो है इसको बोला गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, राज्य सरकार ने बोला है। अरुणाचल प्रदेश में पहले 3 कौन से हैं? तो पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व आपको पता होगा, नामदफा के साथ साथ कोमलोंग टाइगर रिजर्व, ये 3 पहले थे और ये चौथा बना है दिबांग। और यहाँ पे बताते जब बात आती है नामदफा टाइगर रिजर्व की, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व किस देश में है? ये 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बोला था एक त्योहार जिसको बोलते थे पक्के पागा हार्नबिल। पक्के पागा हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हार्नबिल की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यदि केवल हार्नबिल त्योहार की बात करें तो हार्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, पक्के पागा हार्नबिल और हार्नबिल त्योहार दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक जनजाति है जिसको बोलते हैं न्यासी जनजाति। क्या बोलते हैं? न्यासी जनजाति। और ये न्यासी जनजाति जो है ये लगातार हार्नबिल पक्षी के संरक्षण में कार्य कर रही है। हार्नबिल जो पक्षी है विशेष रूप से पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में भी पाई जाती है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्यूस मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? बताइएगा, ज्यूस मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है आपको बताना है। सबसे पहली बात, इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ज्यूस मिशन का फुल फॉर्म है जुपिटर
आईसीवेक्स मून्स एक्सप्लोरर्स। ठीक है, मतलब इसमें विशेष रूप से जो बृहस्पति के चंद्रमा हैं उन पर मिशन किया जा रहा है। ठीक है, बृहस्पति के चंद्रमा पर अन्वेषण का एक मिशन है जिसको ज्यूस मिशन संज्ञा दी गई है। ज्यूस से संबंध है जुपिटर से। ठीक है, तो इसको जुपिटर में के चंद्रमा को लेकर के ये मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी का है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम दिए हैं, नासा, जाक्सा, ईएसए, रॉसकॉसमॉस। इनमें से कौन से हैं? इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं बृहस्पति के, तो बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होगा बृहस्पति के 3 चंद्रमा आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? पहला पता होना चाहिए यूरोपा। यूरोपा यूरोपा के बाद आपको पता होना चाहिए गैनीमेड। ठीक है, यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो गया। यूरोपा गैनीमेड के साथ कैलिस्टो आपको पता होना चाहिए। कैलिस्टो भी इसी का चंद्रमा है। कैलिस्टो भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 चंद्रमा आपको बृहस्पति के देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि सौर यदि सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो चंद्रमा है हमारे सौर मंडल का, उसको हम बोलते हैं गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसको बोलते हैं गैनीमेड। दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसको बोलते हैं टाइटन। याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसको बोलते हैं टाइटन। टाइटन किसका चंद्रमा है? तो टाइटन शनि का चंद्रमा है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो याद रखिएगा कैलिस्टो जो है ये तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है? तो उसको बोलते हैं यूरोपा। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, शनि के कितने चंद्रमा हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये मिशन जो ज्यूस मिशन है विशेष रूप से ये यूरोपा और गैनीमेड को लेकर के है। ठीक है, यूरोपा और गैनीमेड के अध्ययन को लेकर के है, क्योंकि यूरोपा और गैनीमेड बृहस्पति के चंद्रमा हैं। इन्हीं दोनों को लेकर के ये मिशन शुरू किया गया है। किसका मिशन है? तो आपको पता होना चाहिए ईएसए का मिशन है। ईएसए को क्या बोलते हैं? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी बोलते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का यह एक मिशन है। अब यहाँ पे ईएसए आपको पता हो गया। रॉसकॉसमॉस के बारे में पता होना चाहिए कि ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसके बाद जाक्सा के बारे में जब आप बात करते हो तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। और नासा की जब आप बात करते हो तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो बृहस्पति के चंद्रमा का नाम, शनि के चंद्रमा का नाम, साथ ही साथ सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, यह भी डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक सैन्य अभ्यास की बात हो रही है जिसका नाम है ओरियन। ओरियन नामक सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत भी इसमें भाग लेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह सैन्य अभ्यास जो है करने की घोषणा किस देश ने की है, आपको बताना है। ओरियन नामक सैन्य अभ्यास करने की घोषणा किस देश ने की है, यह आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। और एक दूसरा भी याद रखिएगा, इनी ओचोस नामक भी एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें ओरियन की। ओरियन जो सैन्य अभ्यास है, ओरियन सैन्य अभ्यास फ्रांस आयोजित कर रहा है। वायुसेना का एक सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेगा। आप जानते हैं फ्रांस से हमने राफेल विमानों को लेकर के समझौता किया था, यह आपको पता होगा। फ्रांस के साथ हम कई सारे युद्ध अभ्यास भी करते हैं, वह भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम है इनिओचोस। और इनिओचोस सैन्य अभ्यास की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पे हो रहा है? एक देश है लगातार शरणार्थियों को लेकर चर्चा में था, इसका नाम है ग्रीस। तो ग्रीस देश में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और यह भी
बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत इसमें भी भाग लेने जा रहा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। दो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है वो आपने देख लिया, ओरियन देख लिया और इनिचोस देख लिया, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कहां हो रहा है? ग्रीस से संबंधित, इसको बताइए। हाल ही में प्रोग्राम, हाल ही में यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, यहाँ पे बोला गया है हाल ही में प्रोग्राम महोत्सव, प्रोग्राम महोत्सव नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा सभी अपने में। यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, एक मिनट। चलो, इसमें टाइपिंग का एरर है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं, इसको बताइएगा। आज का अंतिम प्रश्न, एमपी लैड फंड्स के खर्च के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ सिर्फ पर लिखा है, ये शीर्ष पर है, याद रखिएगा, टाइपिंग एरर है, शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है आपको बताना है। चलिए बताइए, एमपी लैड फंड्स के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एमपी लैड फंड्स के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है आपको बताना है। एमपी लैड फंड्स के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? एमपी लैड फंड्स की जब आप बात करते हैं तो जो भी हमारे संसद सदस्य होते हैं, मतलब जो हमारे सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, उनको एक साल में जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और ये जो 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ये 2.5 करोड़ की 2 किस्तें जाती हैं, जिससे उनको अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो एमपी लैड जो खर्च हुआ है, सबसे ज्यादा सांसदों ने इसमें खर्च किया, वो राज्य कौन सा है, इन चारों में से आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, सबसे ज्यादा खर्च जो है वो गुजरात में हुआ है, तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। ठीक है, अब पिछले प्रश्न को पहले देख लेते हैं, पिछले प्रश्न में क्या कमियां हैं उसको हम दूर कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हाल ही में बैसाखी महोत्सव, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। हाल ही में बैसाखी महोत्सव, हाल ही में बैसाखी महोत्सव 2023 मनाए जाने की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? बैसाखी महोत्सव मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, बैसाखी के त्योहार की बात करते हैं, ये हिंदू और सिख दोनों धर्मों का त्योहार है। सिख धर्म में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से खालसा पंथ की शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की शुरुआत किया था तो उसके उपलक्ष्य में मनाता है सिख धर्म। हिंदू धर्म की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं हिंदू सोलर ईयर जो प्रारंभ होता है वो इसी दिन से प्रारंभ होता है, इसलिए हम इसको बैसाखी का जो पर्व होता है इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों मनाते हैं। तो यहाँ पे बैसाखी महोत्सव की बात हो रही है कि कहाँ पे मनाया जा रहा है। बैसाखी महोत्सव की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से बैसाखी महोत्सव जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसको मनाए जाने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर बैसाखी महोत्सव मनाने जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से डोगरा संस्कृत और विरासत को जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी बात हो रही है। किसकी, किस संस्कृत को पहुंचाने के लिए? डोगरा संस्कृत को, याद रखिएगा, डोगरा संस्कृत एवं विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी जानकारी लोगों तक देने के लिए, इससे लोगों को जागरूक करने के लिए यह उत्सव मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। डोगरा संस्कृत की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं डोगरी एक भाषा भी है, डोगरी एक भाषा भी है। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें कितने भाषाओं का जिक्र है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र आपको देखने को मिलता है। और 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है उनमें 22वीं भाषा जो है वो आपकी डोगरी है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है और कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, और उस 22 भाषा में एक भाषा डोगरी भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका संबंध कहां से हो गया? जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसको बोलते हैं रियासी जिला।
ठीक है, रियासी जिला में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लिथियम के भंडार भारत में थे नहीं, तो भारत के रियासी जिला, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में ये पाया गया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैटिन अमेरिका के 3 देश हैं जो लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जहां पे विश्व का 60% से ज्यादा जो लिथियम है उस उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि देशों के क्रम में, लिथियम ट्रायंगल में तो 3 देश मिलकर हैं जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देशों के क्रम में यदि हम बात करें, जो 2021 के आंकड़े हैं हमारे पास लेटेस्ट, कि सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन किस देश में हुआ है, तो सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर चिली आता है। तो याद रखिएगा 2021 में सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बाद चिली का नाम आता है। ठीक है, अब आज के अभ्यास प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह आपको बताना है। इसके बारे में जितनी डिटेल्ड जानकारी आपको पता है उतनी डिटेल्ड जानकारी आप शेयर करिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में यदि आप समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह का यदि आप समाचार पत्र उठा के देख लेंगे, तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है वैश्विक संदर्भों में, और प्रत्येक समाचार पत्र ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया होगा। एक तरफ जहां पे रूस यूक्रेन चल रहा है विवाद, वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान में भी आपको तनाव देखने को मिल रहा होगा। समाचार पत्रों में सुर्खियां अवश्य देखने को मिल रहा होगा चीन और ताइवान विवाद के बारे में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो संबंधित है, ये चीन और ताइवान विवाद से संबंधित है। इतना हिंट आपको दे दे रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी बताइएगा कि ये है क्या, कौन सा देश इसमें कदम उठा रहा है, कौन सा देश इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक संदर्भों में चर्चा का विषय है। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बन सकता है। ये रीजन बहुत ही सेंसिटिव रीजन आज के समय में है। रूस यूक्रेन तो कम है, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा तनाव यदि किसी रीजन में बढ़ रहा है तो ये रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको कंप्लीट करते हुए उसका जवाब दीजिएगा। जो भी होमवर्क दिए गए हैं उनको भी टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करना है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसके माध्यम से पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो पहली बार देख रहे हैं वहां शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।